हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट की है सीरीज केमिस्ट्री की रिगार्डिंग जेई एंड नीट। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास में होता है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखा था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ये 7 टॉपिक्स, जिसमें आएगा पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देन एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने रहेंगे। अब देखो, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि लेक्चर के शुरू होने से पहले, जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि भाई प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर ऐप अवेलेबल है, उस ऐप का यूज कीजिए। ठीक है, हम सभी को पता है कंडीशंस धीरे धीरे सही हो रही है, बट फ्यूचर हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, बट हाँ फ्यूचर के लिए प्रिडिक्टेड रह सकते हैं, या अभी जो प्रेजेंट है उसकी सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाली कहानी होती है। अगर ये वाली कहानी होती है तो इसके रिगार्डिंग भाई बस सिंपल सा है, घर बैठो पढ़ाई करो, जब तक पूरी तरह से प्रॉपर चीज सही नहीं हो जाती तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो भाई बिना हम लोग टाइम बर्बाद किए फटाफट चालू कर देते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और अगर मैं बात करता हूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको ये बताता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। ठीक है, मीनिंग इंडिविजिबल। ठीक, अब देखो भाई साहब, ये होता क्या है। ऐसा नहीं है कि डाल्टन ने सबसे पहले इसकी इन्वेंशन करी या खोज करी है एटम्स की, ऐसा नहीं है। डाल्टन ने बेसिकली क्या करके रखा हुआ था कि जो भी हमारे आसपास चीजें प्रेजेंट थी, तो उसको उसने कलेक्टिव नॉलेज में लिया, और उसके बाद में उसने क्या कर दिया कि इस चीज को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वो ये कर दिया तो हम क्या बोलते हैं कि भैया एटम की खोज किसने करी, बोले डाल्टन ने करी। अरे मेरे भाई, डाल्टन के पहले भी एटम प्रेजेंट था, बस बात यही थी कि जो वो डाल्टन था ना, तो उसने सबको कलेक्ट करके एक आपको एक फाइनल थ्योरी दे दी, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि आप लोगों ने नोटिस करके रखा होगा कि क्यों यार ये जो ग्रीक और रोमन लोग हैं वो हर जगह साइंस हुआ मैथ्स हुआ अपनी टांग घुसा देते हैं। ठीक है, वो जहां देखो वहां अपनी टांग घुसा देते हैं, जहां देखो कहीं रोमन लेटर दिखाई दे रहे हैं, जहां देखो कहीं वहां पर अपने को रोमन नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो उसका भी एक सिंपल सा रीजन बता देता हूं कि भाई साहब, आज से कई 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 सालों पहले अगर आप बात करते हो, दुनिया में सबसे पहले हॉर्स राइडिंग करना, या जो हॉर्सेस होते हैं उनको पालतू बनाना, पेट बनाना, ये सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? रोमन्स ने करी थी। ठीक है, अब तुम लोग को मालूम ही होगा कि जो रोमन्स लोग थे वो क्या थे, कि वो इन्वेडर्स थे। वो दूर दूर जाकर अपना जितना भी जो उनका क्या बोलना चाहिए राज्य होता था, उसको इन्वेड कर करके अपने राज्य को और बड़ा करते चले जाते थे। तो इसके स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ऑब्वियस बात है, दूर ट्रेवल करना है तो आप नॉर्मली पैदल चल के तो उसको ट्रेवल नहीं कर सकते हो, एनी हाउ किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तब रोमन्स ने क्या करा था, घोड़ों को पालतू बनाना सीखा, जिसकी वजह से उन्होंने लंबी लंबी दूरियां तय करना चालू करी। जब उन्होंने लंबी लंबी दूरियां तय करना चालू करी, दूसरों को इन्वेड करना चालू कर दिया, तो उन्होंने हर जगह क्या हुआ, अपनी ही जो लिपि होती है या जो अपनी स्क्रिप्ट होती है उसको फैलाना चालू कर दिया। तो अब वो समय था जिस वजह के बाद से कई सारे लोग, जो साइंस होता है उसके अंदर सिंबल्स या नंबर्स जो रहते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, रोमन लेटर्स का यूज करते हैं। तो बस भाई इतनी सी बात थी। तो इतनी सी बात के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज डाल्टन्स प्रपोज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। डाल्टन ने ये बोल के रख दिया था कि एटम क्या है, एटोमियो, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है और जिसको और ज्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डाल्टन ने बोला है, मुझे कमेंट्स में गालियां मत देना कि सर हम तो एटम को तोड़ के रख दिए हैं, हमने एटम को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उसके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तोड़ के रख दिए हैं। भाई मुझे गालियां मत देना, ये मैं डाल्टन की बात बता रहा हूँ, डाल्टन ने क्या बोला था। ठीक है भाई साहब, ये वाली कंडीशन होता है। अब यहाँ पर डाल्टन्स प्रपोज्ड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो डाल्टन ने क्या क्या बोला था, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है भाई, मान लेते तुम्हारी बात। अगला, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग साइज, मास एंड शेप। ठीक है, तो अच्छा इस बात का क्या मतलब होता है जरा समझते हैं।
इस बात का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास में ये आयरन का पीस रखा हुआ है, ठीक है। अब इस आयरन के पीस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर सपोज ये बिल्कुल प्योर आयरन है तो इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। तो ये बोलता है कि ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स जो आपके पास, जैसे ये आयरन की बार है, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी ये एटम होंगे, इनका साइज, इनका जो मास और इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बहुत सिंपल सी बात बोली, क्लियर इजी सी बात की भाई हमारे पास में। फिर बोलता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड आल्सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि इस बार मैंने यहाँ दो बार्स ले ली, एक बार ली हमने ये वाली और एक बार हमने यूज कर ली ये वाली। तो इस बार कंडीशन ये है कि जहां पहली वाली जो बार है उसके अंदर हमारे पास में रखा हुआ है आयरन, और वहीं दूसरी जो बार है उसके अंदर रखा हुआ है कॉपर। तो ऑब्वियस बात है ये जो दो डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं, और दो डिफरेंट काइंड के एटम्स होने के कारण इनका मास, इनका साइज, इनका जो शेप होगा, इवन दो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बस इसने इतनी सिंपल सी बात बोली थी। फिर बाद में ये बोलते हैं कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, ये दो बार गलती से लिखा गया है, माय मिस्टेक, अपॉलॉजीज, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, दे combine in a fixed ratio, a simple whole ratio such as 1:1 or 1:2 etc. जैसे अगर आप लोग को पता है कि जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनाते हो या कंपाउंड बनाते हो, तो कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या सुन के रखी है, when two or more than two atoms are combined with each other to form a new kind of substance, जिसको हमने क्या बोल के रखा है, कंपाउंड। तो इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका रेशियो होता है फिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं H2O की, तो H2O के रिगार्डिंग हमें मालूम है यहाँ हाइड्रोजन और वाटर के बीच में जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, 2:1। तो बस सिंपल सी बात है, इतनी कंडीशन आ जाएगी। Moving on, next point, atoms of two elements may combine in different ratio to form more than one compound, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो आपको इसी तरह का कॉम्बिनेशन मिला। हो सकता है कि अगर आप दो सिमिलर, सॉरी, दो एलिमेंट्स को आपने मिलाया है, दो एटम्स को आपने मिलाया है, तो जैसे एक बार उसको इस कंपोजिशन पे भी बना सकते हो और इस बार इस कंपोजिशन भी बना सकते हो। मतलब कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है हर बार कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर दे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो सिंपल ये वाली कहानी है। फिर आते हैं अगर हम सिक्स्थ पॉइंट पे, तो सिक्स्थ पॉइंट बोलता है एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट दे रीऑर्गेनाइज। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखो इसके लिए एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक बहुत सिंपल सी केमिकल रिएक्शन चल रही है H2 प्लस Cl2, जिससे हमारे पास में बन रहा है 2HCl, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर जो हाइड्रोजन की गैस थी H2, ऐसा तो नहीं हुआ वो O2 में कन्वर्ट हो गई, या आपके पास में जो Cl2 गैस थी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गई। वो पहले भी हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स थे, सॉरी हाइड्रोजन के एटम्स थे वहां पे, क्लोरीन के एटम्स थे वहां पे, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब भी वही हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है। बस सिर्फ क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज्ड हो गए। जहां पहले हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस थी, अब इन लोगों ने रीऑर्गेनाइज करके क्या बना लिया है, इन्होंने बना लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इन्होंने आपस में कंबाइन होके, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा ही इरेज हो गया। ना 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 ना, ऐसा न करना। हाइड्रो, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो CHO क्लोरिक एसिड बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। ये वाली कहानी कर ली। सेवंथ वाला पॉइंट बोलता है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फिर which takes part in a chemical reaction, that is fractions of atom do not take part in the chemical reaction, ठीक है। ये बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। डॉल्टन ये बोला था कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के, साथ ही साथ में इसने बोला विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब तुम लोगों में से भाई कमेंट बॉक्स में मुझसे लड़ने मत लग जाना,
कि सर एंटायर एटम नहीं, सिर्फ जो वो इलेक्ट्रॉन्स वाला एरिया जो होता है ना, कि सर केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के इधर उधर शेयर होने से क्या होता है कि यह केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। हमें मालूम है, आप लोगों को भी सभी को मालूम है। बट होता क्या है कि यार उस टाइम पर जितने वहां पर इक्विपमेंट्स थे, जितनी वहां पर चीजें अवेलेबल थी, उसी से उन्होंने एक थ्योरी को दे के रखा हुआ था। तो ये वाली कहानी होती है। ठीक है भाई, तो बस ऐसी कुछ कंडीशन है। तो ये था हमारे पास में पॉइंट नंबर 7, ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। एंड उसके बाद में जो उसने कॉन्सेप्ट दिए थे रिगार्डिंग एटम्स, ये वाली कहानी थी। अब देखो, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी, बट लिमिटेशंस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आज हमें जो खास चीजें पढ़नी है वो पढ़नी एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं इसको भी, देखते हैं क्या होता है। अब देखो, कंडीशन यहां पर कुछ ऐसी है कि आज से कई सालों पहले या अभी भी अगर मुझे किसी चीज को मेजर करना है, तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास में एक ये वेइंग स्केल हुआ करता है। ठीक है, इस वेइंग स्केल की खासियत क्या होती थी कि यहां पे दो साइड्स ऐसी बनी हुई रहती थी। ठीक है, ये वही तराजू है यार, नॉर्मल वाला, और कुछ नहीं है। ये ऐसा रहता था। अब इस पे रखी होती हैं प्लेट्स। ठीक है, यहां पर वो तराजू में क्या रखते हैं, ऐसी प्लेट्स रखते हैं, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, वेट को मेजर करेंगे। ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरह से बन जा, ये ऐसा। अब उसके बाद में इस स्केल के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, क्या होता था, ये इस तरह से, जिससे इस वेइंग स्केल को हम लोग मेजर कर, इसके अंदर सामान रख के हम लोग मेजरमेंट लेते थे। ठीक है, चलो भाई, अब हम यहाँ पर तोलना चालू करते हैं। आज हम लोगों ने दुकान लगा ली भाई साहब, क्या कर ली है, दुकान लगा ली है, या बोला जाए कि सब्जी की रेहड़ी लगा ली है। अब देखो होता क्या है कि यहां अगर मुझे एटॉमिक मास क्लियर करना है, और मैं तो बोलता हूं कि यार मैंने तो वो तराजू में तोलने वाली टेक्निक देखी है, मैंने बाकी चीज नहीं देखी है। अकॉर्डिंग टू दिस दैट टेक्निक, हम ये बोलते हैं कि सपोज यहां तराजू के एक हिस्से में ये बढ़िया सी मोटी सी एक लौकी रख दी हमने। ठीक है, लेट अस एज्यूम अ लौकी इन वन साइड ऑफ दिस तराजू। ठीक है, ये रख दी लौकी, और ये बन गया लौकी का हैंडल। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए अब क्या किया जाए, तो भाई बात बहुत सिंपल सी है। इसको मेजर करने के लिए हमें क्या रखने पड़ेंगे, यहाँ पर वेट्स रखने पड़ेंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं वेट्स की, तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहले 1 किलो का वेट रखा। ठीक है, यहां पर क्या करके रखा है हमने, ये 1 kg का वेट रखा। अब बोल रहे हैं कि सपोज ये बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या करा, एक और 1 kg का वेट रखा। फिर उसके बाद में अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, फिर से 1 kg का एक वेट रखा। और इस तरह से जब हम लोगों ने यहां पर 1 kg के 3 वेट रख दी, और सपोज ये बैलेंस हो गया, तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारे पास में एक लौकी रखी है, उसका जो वेट है वो कितना है, 3 किलोग्राम्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मतलब ये जो हमारे पास में वेट बार्स है, वो हमारे पास में एक मेजरिंग टूल की तरह है। ठीक है, वो कंपेयरिंग टूल है, मेजरिंग टूल है, जिसमें मैं कंपेयर करता हूं कि एक साइड लौकी रखो, एक साइड 1 kg का वेट रखो, और वो 1 kg के वेट जितने ज्यादा दूसरे साइड में होंगे, उतना ही यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा या वेट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन होती है। तो सेम यही थिंकिंग पुराने टाइम पे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में भी आई थी। बट उन्होंने क्या करा कि इस 1 kg के वेट को तो रख नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात है एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसलिए उन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई। उन्होंने क्या बोला कि पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, तो सबसे पहले नाम आता है दिमाग में, कार्बन। ठीक है, और कार्बन भी कौन सा, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है, C12 वाला कार्बन। अब उन्होंने क्या करा कि इस C12 वाले कार्बन का मास सपोज एज्यूम कर लिया 12 AMU, जहां पर आपको ये बताता है AMU
इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। अब देखो भाई अगली बात क्या हो गई, अब इन्होंने बोला कि अगर C12 इज इक्वल टू 12 AMU है, तो यहां अगर मुझे 1 AMU को कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 1/12 पार्ट ऑफ C12। ठीक है, 1 AMU क्या हो गया, 1/12 पार्ट ऑफ दिस। अब देखो अगर ये वाली कहानी हो गई तो इस कहानी के रिगार्डिंग क्या कंडीशन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के रिगार्डिंग हुआ ये कि अगर हम 1 AMU को मैथमेटिकल नंबर्स में कैलकुलेट करें या डिजिट्स में कैलकुलेट करें तो 1 AMU बराबर क्या, मैंने ये बोला कि मेरे पास में 12 AMU ये कार्बन का मास लेकर चल गए, ठीक है, और इस C12 वाले कार्बन का 12th पार्ट, तो ये वाली कहानी। अब आप लोगों को पता होगा, ये खैर अभी आगे भी मैं और बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जब भी हम साइंस के अंदर कभी भी एटम्स की स्टडी करते हैं या एटम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम एटम्स का एक कलेक्टिव अमाउंट लेते हैं, दैट इज 1 मोल, जिसको अवोगाड्रो नंबर में क्या बोला जाता है, 6.022 10 टू द पावर 23। सो फॉर दैट रीजन यहां पर अगर 12 AMU आया है तो उसी के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो आपके पास में 12 AMU वाला है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12th पार्ट है 1 AMU, और उसी में ही न्यूमेरिकली 6.022 10 टू द पावर 23। मतलब होता है कि ये जो 12 AMU मास है वो क्या है, पर मोल है। ठीक है, 12 AMU क्या है कार्बन के लिए, पर मोल। पर मोल मतलब 1 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मोल की वैल्यू, दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23। अब इस वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर आता है 1.6 सॉरी 1.66, ये होता है 1.66056, बहुत बड़ा नंबर है भाई, 10 टू दी पावर -24 ग्राम्स। और अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो जस्ट सिंपल सा 10 टू दी पावर -3 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम्स, ये वाली कहानी बन जाएगी। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतना। अब 1 AMU इज इक्वल टू इतना आने के बाद में हमारे पास में कहानी ये होती है कि यह मास कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे दूसरों को कंपेयर करा जाए, तो भाई उसी को भी चेक कर लेते हैं। हम यहां पर अभी कैलकुलेट करने वाले हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है तो भाई देखो मैं तो फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, मैंने सॉरी साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही वहां फाइंड आउट करके रखा है, हम तो क्या कर रहे हैं, इन AMU एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, इस AMU को ऐसा भी लिख सकते हो आप 12 यूनिट, 12 U भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 AMU यह हमको निकालना है। अब यहां पर जब भी आप इसको निकालने जाओगे तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का जो मास कैलकुलेट करा है साइंटिस्ट लोगों ने वो कितना है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करा गया था साइंटिस्टों के द्वारा एक एटम का, ठीक है, पूरे हाइड्रोजन के 1 मोल का नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के एक एटम का मास, ये कैलकुलेट हुआ था 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये किसका था, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है। अब इसी मास को मुझे AMU में निकालना है, तो AMU में निकालने के लिए क्या होता है, ये वाली कंडीशन आती है। तो AMU में निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि जो भी आपके पास में ये मास देके रखा हुआ है उसको डिवाइड करना रहेगा 1 AMU से। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। तो AMU में जो मास निकल कर आएगा वो आएगा 1.008 AMU लिख दो, या फिर 1.008 यूनिट्स लिख दो। अब तुम लोगों ने देखना एक चीज का ध्यान देना, अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तुमको इसी में वैल्यू दिखाई देगी। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का मास क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, 1.008। तो बेसिकली वो क्या है, उसका एटॉमिक मास यूनिट है, AMU वाली वैल्यू है। तो बस ये सिंपल सी चीज, तो इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी। वहीं अगर मैं बात करता हूं एवरेज एटॉमिक मास की, तो जैसा नाम वैसा काम,
एटॉमिक मास तो होगा पर कौन सा वाला, एवरेज वाला। तो इसकी कहानी चालू होती है सबसे पहले जब हमें आइसोटोप्स का पता चला। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिन किसी का भी मास जो होगा वो होता है डिफरेंट, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सेम। ऐसे एटम्स जिनका मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम। अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन दो तरह के पाए जाते हैं, एक होता है 35 मास वाला और एक होता है 37 मास वाला। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। तो ये जो दो टाइप के जब हमारे पास में क्लोरीन पाए जाते हैं, तो क्लोरीन का फाइनल मास में क्या मानूं, मैं 35 मानूं कि 37 मानूं, ये प्रॉब्लम वाली बात थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जाता है कि अर्थ पे जिस क्लोरीन को आप ढूंढ रहे हो, तो पहले उसकी अबंडेंस चेक करो, कौन कितना परसेंट मिलता है। तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन मिलता है 75%, ये 35 वाला, और 25% 37 वाला। 75% का मतलब होता है ये 3 पार्ट्स होगा 100% में से, और ये 1 पार्ट होगा। तो ये वाली कहानी होती है। तो वहीं अगर आप इससे एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाओ, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालने जाओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी कोई मास आपके पास में अवेलेबल है मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम नीचे लिख देते हैं भाई, तो बढ़िया से यहां दिखने लग जाएगा। तो आपके पास में क्या होगा, मास है पहले वाले एटम का 35 मल्टीप्लाइड बाय उसकी एबंडेंस कितनी है, 3 टाइम्स, तो ये लिख दिया 3। फिर बात करते हैं क्लोरीन 37 मास वाला, इसकी एबंडेंस कितनी है, 1 टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम, एवरेज लेना है ना, तो सभी नंबर्स का क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप इसे ऐड करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 35.5 यू। यू लिखो, एएमयू लिखो, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास। जब किसी एटम्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन आइसोटोप्स के अबंडेंस के अकॉर्डिंग जो एक फाइनल मास दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल, ये वाली कहानी हो गई। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करता हूं ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास, इससे मतलब एक समझ में आया था कि जो मास है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्राम्स में होनी चाहिए, आंसर ग्राम्स में आना चाहिए। बट कैसे, इसके टर्म्स को समझना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक टर्म लिखता हूं जो कि है हमारे पास में क्या, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो वो कितना है, 23 यू, मतलब एएमयू एक ही बात है, ठीक है, 23 यू ये है। पर अगर मुझे इसी सोडियम के लिए ग्राम एटॉमिक मास, या फिर, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम का मास लिखना हो, तो वो कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 यू। पर वहीं अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात की जाए, तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली होते क्या है, 1 ग्राम एटम का मास, 1 ग्राम एटम का जो मास होगा वो कितना होगा हमारे पास, स्पेसिफिकली सोडियम एटम का 23 ग्राम। तो बस सिंपल, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब भाई देखो, मॉलिक्यूलर मास भी बहुत सिंपल है, ये मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग बात करता है। सपोज अगर मैं बात करता हूं, एक सिंपल सा हम लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट इज C2H6। अब मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12.01 यू, और हाइड्रोजन का हम लोगों ने कितना देखा था, 1.008 यू। ठीक है, ये देख के रखा हुआ था। अब इस कंडीशन के रिगार्डिंग अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं ये बोलता हूं, इस मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले के अंदर मेरे पास में 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन रखे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 12.01 प्लस 6 इंटू 1.008। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 30.07 यूनिट्स, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो बस ये क्या कहलाया, मॉलिक्यूलर
मास कहलाया। पर वहीं अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 30.07 ग्राम्स। बस इतनी चीज हो जाएगी। जो भी आपके पास में मॉलिक्यूलर मास होता है, जो U वाली वैल्यू में आया, जो AMU वाली वैल्यू में आया, तो उसी को आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30.7 ग्राम। बस सिंपल। अब लास्ट में हम अगर बात करते हैं फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, सिंपल सी चीज। अच्छा, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास में एक जो मॉलिक्यूल हो रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक चीज है, उसको बनाने का फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे मैंने लिखना है NaCl, NaCl, तो मुझे पता है इस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में एक सोडियम और एक क्लोरीन यूज हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात कर दूं, कोई एक मॉलिक्यूल है CH2O, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूला में अगर मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, C6H12O6, जो किसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के लिए, ठीक है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप इसको बोल सकते हो कि भैया जब इसके स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये स्टीरियो केमिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल यहां पर चलता है भाई, ठीक है, ये कहानी। अब इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग मास चेक करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि NaCl का मास, तो सोडियम का मास होता है 23U और क्लोरीन का अभी कितना निकाला था, 35.5U। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 58.5U, ये हो जाएगा। पर वहीं अगर मैं ग्राम फॉर्मूला मास की बात करता हूं तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो वो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास में, 58.5 ग्राम्स। सिंपल। सेम उसी तरह से अगर आप सेकंड वाले की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मिलेगा मुझे, 12.011 1.008 प्लस 16.0, ठीक है, सिर्फ इतना मिलेगा, जो कि आपको रिजल्ट देने वाला है। कितना देगा भाई मेरे, कैलकुलेट कर लेना। तो आपको मिलेगा यहाँ पर पॉइंट के बाद में मिलेगा 018, और यहां अगर आप सॉल्व करते हो तो 6 और 1 7 8 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, तो कितना आया 29.018U, ठीक है। ये सिर्फ इसका, जो ये वाला फॉर्मूला गिवन था ना इसका। पर अगर इसको मुझे एंटायर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो एंटायर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास में आंसर आएगा कुछ 180 पॉइंट समथिंग कुछ था, मैं निकाल के भी रखा था, हाँ 180.162U, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल का मास आ गया, जबकि उस मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए कौन सा बेस फॉर्मूला था, ये बेस फॉर्मूला था, ठीक है। और अगर इसका ग्राम फॉर्मूला मास निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपल है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ C6H12O6 कितना आ जाएगा, 180.162 ग्राम्स। तो बस रे भाई, इतनी सी कहानी होती है। तो ये थे हमारे पास में आज के टॉपिक्स जो हम लोगों ने कवर करे। आज के दिन 7 टॉपिक हम लोगों ने कवर करके रखे हैं। तो भाई साहब लगातार इस तरह से पढ़ते रहना। इसके बाद वाला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई, वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी के ऊपर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री टिका हुआ है, वो बेस है। अगर एक बार वो करते आ गया ना तो आगे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी नोट के साथ में आज हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हमेशा खुश रहो भाई साहब।